हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर की हम पढ़ेंगे थ्योरी और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। ये जो चैप्टर दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें टोटल 4 पॉइंट हमें रिवाइज करना है। फर्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, सेकंड पॉइंट indifference point, third financial break even point, and fourth is different approaches. डिफरेंट अप्रोचेज में भी वापस 4 अप्रोचेज दे रखी है। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं और वह है ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान में एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल हमें दे रखी होती है और उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं उसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। हमें बताना होता है कि जो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं उसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया होता है अर्निंग पर शेयर और एक क्राइटेरिया होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। जितने भी ऑल्टरनेटिव हमें दे रखे हैं हम उन सारे ऑल्टरनेटिव पर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमें सेल से स्टार्ट नहीं करना होता है, हमें इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करना होता है ईबीआईटी से। ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखी होती है, हम ईबीआईटी लिखते हैं, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो रिजल्ट होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा अर्निंग पर शेयर। जिस ऑल्टरनेटिव पर अर्निंग पर शेयर सबसे मैक्सिमम होता है हम उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर में हम हर ऑल्टरनेटिव पर मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, अर्निंग पर शेयर और पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें पीई रेशियो क्वेश्चन में दे रखा होगा। करेक्ट। तो हमें ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, अच्छा इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है न्यू बिजनेस और एक होता है एक्सपांशन। कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें 2 सिचुएशन में होती है। फर्स्ट सिचुएशन होता है न्यू बिजनेस, जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, और एक होता है एक्सपांशन, जब आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है, अब आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक्सपांशन करने के लिए। तो चाहे न्यू बिजनेस हो चाहे वो एक्सपांशन हो, आपको अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन करनी है। न्यू बिजनेस में जो ईबीआईटी आपको दे रखा होगा उससे बेस पर आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे और उससे ईपीएस को कैलकुलेट करोगे। इन केस ऑफ एक्सपांशन जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें आप एडिशनल कैपिटल को ऐड करके फिर ईपीएस की कैलकुलेशन करोगे। करेक्ट। एग्जिस्टिंग प्लस एडिशनल, उसके बाद आप ईपीएस को कैलकुलेट करोगे। राइट। न्यू बिजनेस में ईबीआईटी क्वेश्चन में जनरली दे रखी होती है आपको। एक्सपांशन के केस में या तो आपको ईबीआईटी दे रखी होगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी होती है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन केस ऑफ एक्सपांशन आपका ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा। हम ये इम्प्लाइड एजम्पशन मान सकते हैं कि आफ्टर एक्सपांशन ईबीआईटी विल इंक्रीज। अब एक्सपांशन के बाद ईबीआईटी क्या होगी,
या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी या आपको कैलकुलेट करनी होगी। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप कैलकुलेशन का एक तरीका काम में ले सकते हो, EBIT आफ्टर एक्सपांशन। EBIT आफ्टर एक्सपांशन अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपको EBIT आफ्टर एक्सपांशन कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखी है फिर उसी को आपको यूज़ करना है। बट अगर क्वेश्चन में EBIT आफ्टर एक्सपांशन नहीं दे रखी हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेट करने का तरीका है, अभी जो एग्जिस्टिंग EBIT है, एग्जिस्टिंग EBIT आप उसमें डिवाइड करोगे आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल का, मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन, कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी आपके एग्जिस्टिंग जो EBIT है वो 2 लाख रुपीज़ है। अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 20 लाख रुपीज़ है। आप एडिशनल कैपिटल अरेंज कर रहे हो, मान लेते हैं 5 लाख रुपीज़। इसका मतलब है आफ्टर एक्सपांशन योर टोटल कैपिटल विल बी रुपीज़ 25 लाख रुपीज़। अभी 20 लाख, 5 लाख आप और अरेंज कर रहे हो, चाहे कहीं से भी अरेंज करो, 5 लाख और अरेंज करो, इट मीन्स आपकी कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन होगी 25 लाख। तो हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि हमारी जो EBIT है एग्जिस्टिंग वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगी। अभी 20 लाख की कैपिटल पर हम 2 लाख EBIT अर्न कर रहे हैं, तो 25 लाख पर हमारी EBIT हो जाएगी 2,50,000। तो ध्यान रखना है आपको कि जब हम एक्सपांशन करते हैं तो हमारी EBIT इंक्रीज होगी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर एक्सपांशन EBIT रुपीज़ 2,80,000 तो फिर दिमाग लगाना ही नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग EBIT दे रखी है बट आफ्टर एक्सपांशन EBIT क्या होगी वो नहीं दे रखी है, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो चाहे न्यू बिजनेस हो चाहे एक्सपांशन, आपको EPS को कैलकुलेट करना है। जिस ऑल्टरनेटिव पर EPS सबसे ज़्यादा होगा उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट। एक और क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो होता है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। EPS और PE रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करने का तरीका जो इस चैप्टर में यूज होता है वो होता है EPS मल्टीप्लाई बाय PE रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू जो भी ऑल्टरनेटिव का EPS आपने कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट बना के, और उस ऑल्टरनेटिव पर क्या PE रेशियो होगा, वो या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर हो सकता है कभी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो आप दोनों को कैलकुलेट करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप डिसीजन EPS के बेसिस पर और MPS के बेसिस पर, दोनों बेसिस पे डिसीजन दे सकते हो कि EPS पे के बेसिस पर ये ऑल्टरनेटिव बेटर है, MPS के बेसिस पर ये ऑल्टरनेटिव बेटर है। अगर PE रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमें केवल और केवल EPS के बेस पर ही डिसीजन लेना होता है। करेक्ट। तो ये तो हो गए इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, राइट। सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और वो है इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट EBIT। इनडिफरेंस पॉइंट EBIT का मतलब है EBIT एट विच अर्निंग पर शेयर ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इज इक्वल। वो EBIT जहां पर दो ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है, हम उसको क्या कहते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट EBIT। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट EBIT दो ऑल्टरनेटिव के बीच में ही कैलकुलेट हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं तो आपको 3 इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। अगर 2 ही ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं तो फिर एक इनडिफरेंस पॉइंट ही कैलकुलेट होगा। ठीक, इसके लिए आपको EPS के फॉर्मूले को इक्वल करना होता है। EPS
of plan first equals to EPS of plan second। EPS का फॉर्मूला क्या? EPS का फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू प्लान फर्स्ट का ईपीएस का फॉर्मूला, प्लान सेकंड का ईपीएस का फॉर्मूला, दोनों को इक्वल करना है। ईबीआईटी को एक्स मानना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को लिखोगे तो एक्स बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर लोगे। इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी जहां पर दो ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और कह सकते हैं इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से रिलेटेड कि कौन सी रेंज में कौन सा प्लान प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पर हमें ये बताना होता है कि अगर ईबीआईटी, अगर हमारे प्रोजेक्ट का एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट के ईबीआईटी से ज़्यादा है, इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से ज़्यादा है, तो वो प्लान ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा जहाँ पर लिवरेज का ज़्यादा यूज़ होता है, या ये कह सकते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का जहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब जहाँ पर फिक्स कॉस्ट फंड का ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा है। अगर ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से, अगर एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी से कम होता है, तो वो प्लान जहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम होता है, जिस प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम होता है, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर इक्विटी शेयर का ज़्यादा यूज़ होता है, वो प्लान ज़्यादा बेटर होता है। बट इफ़ एक्चुअल ईबीआईटी इज इक्वल टू इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी, तो चाहे ज़्यादा लिवरेज का यूज़ करो, चाहे ज़्यादा इक्विटी शेयर का यूज़ करो, अर्निंग पर शेयर इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी में हमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक तो इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी को कैलकुलेट करो, एक रेंज बताओ कि कौन सी रेंज में कौन सा प्लान प्रॉफिटेबल होगा। ठीक, अगला पॉइंट आता है और वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी का मतलब होता है ईबीआईटी एट विच अर्निंग पर शेयर इज 0। वो ईबीआईटी जहां पर अर्निंग पर शेयर 0 होता है, ना तो प्लस ना माइनस में 0 है, उस ईबीआईटी को कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को 4 कैटेगरी में बांटा है। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल और केवल इक्विटी शेयर हो सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल इक्विटी शेयर है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है 0। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेब्ट है, डिबेंचर लोन जो भी है, अगर वो है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, टी मतलब टैक्स रेट। और अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेब्ट ये सारे ही हैं, तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। इट इज़ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है और वो पॉइंट आता है डिफरेंट अप्रोचेस। डिफरेंट अप्रोचेस टोटल 4 अप्रोच दे रखी है। नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। इन सारी अप्रोच में ये एजम्पशन है
कि एक कंपनी अपनी कैपिटल में इक्विटी शेयर और डेब्ट का यूज़ करती है, प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है। फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन इन सारी अप्रोच के अंदर है कि जो डेब्ट की कॉस्ट है वो इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है। थर्ड एजम्पशन है देयर इज़ नो रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उन सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देयर इज़ नो एनी रिजर्व एंड सरप्लस। फोर्थ एजम्पशन है देयर इज़ नो इनकम टैक्स। हाँ, एमएम अप्रोच में विदाउट टैक्स और विद टैक्स दोनों के साथ में सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में जैसा दे रखा होता है, एनआई एनओआई और ट्रेडिशनल में तो टैक्स होता ही नहीं है, एमएम में टैक्स के साथ में भी है और विदाउट टैक्स में भी है। ठीक, तो ये कुछ एजम्पशन है। अच्छा, इसमें फिर एक एजम्पशन ये भी है कि सबसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट वैल्यू इज मैक्सिमम, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम और ओवरऑल cost of capital is minimum. What is market value of firm? Market value of firm equals to market value of debt plus market value of equity. Market value of firm equals to market value of debt plus market value of equity. मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट का मतलब जो भी लोन का अमाउंट है या जो भी डिबेंचर का अमाउंट है उसी को हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट कहते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड में अगर केई का डिवाइड किया जाए, डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। तो हमें एनआई अप्रोच, एनवाई अप्रोच, ट्रेडिशनल एमएम, इन सब में इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट बनाना होता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना होता है। उस स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताता हूँ, वो फॉर्मेट क्या है, और उसके बाद में हर अप्रोच का क्या मानना था वो आपको बताते हो। फॉर्मेट में सबसे पहले तो हम लिखते हैं उसमें जितने भी ऑल्टरनेटिव आपको दे रखे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, आपको ये जैसे मान लो 4 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट बनाना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ईबीआईटी जो क्वेश्चन में दे रखी होती है। ईबीआईटी में से लेस करेंगे इंटरेस्ट, जो लोन अमाउंट है और जो इंटरेस्ट की रेट है उससे हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा डिविडेंड। आगे ना तो टैक्स होता है ना प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, तो सीधा रिजल्ट क्या आ गया? इक्विटी डिविडेंड। इसमें आपको डिवाइड करना होता है के ई का, तो उसका रिजल्ट आता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। उसमें आपको डेब्ट को ऐड करना होता है तो रिजल्ट आता है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। फिर के डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके लिए ईबीआईटी में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है के डब्ल्यू, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनआई अप्रोच का ये मानना है कि जब डेब्ट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है तो एक कंपनी को मैक्सिमम यूज करना चाहिए डेब्ट का। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां डेब्ट का मैक्सिमम यूज हो रखा है। अगर आप डेब्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम होगी और आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी। इट इज़ नेट इनकम अप्रोच। दूसरी अप्रोच है एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। एनओआई अप्रोच का ये मानना है कि एक कंपनी चाहे डेब्ट का यूज़ करे, चाहे इक्विटी का यूज़ करे, चाहे कोई भी प्रोपोर्शन हो डेब्ट और इक्विटी का, मार्केट वैल्यू सेम रहती है। उसका ये मानना था कि जब एक कंपनी डेब्ट का यूज़ इंक्रीज करती है तो डेब्ट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम है, बट डेब्ट का यूज़ करने से बिजनेस में रिस्क इंक्रीज हो जाती है। रिस्क इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। तो जितना बेनिफिट हमें डेब्ट को यूज़ करने से मिलता है उतना ही नुकसान हमें इक्विटी की कॉस्ट बढ़ने से हो जाता है। तो अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहती है।
इट इज़ NOI अप्रोच। अब जब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहेगी। जब आपको NOI अप्रोच या MM अप्रोच, NOI और MM दोनों में सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बस MM में टैक्स वाली सिचुएशन अलग से दे रखी है। जब आपको NOI अप्रोच या MM अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है जहां पर डेप्ट निल है। आपको एक प्लान ऐसा दे रखा होगा जहां डेप्ट जीरो है, तो सबसे पहले तो आपको जहां डेप्ट जीरो है वहां मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। EBIT जैसे मान लो फर्स्ट प्लान में डेप्ट निल है तो आप EBIT लिखोगे, इंटरेस्ट तो जीरो हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, कई क्वेश्चन में दे रखी होगी वो यहाँ पर यूज़ करनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डेप्ट जीरो होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने डेप्ट निल वाली सिचुएशन पे कैलकुलेट की है, सेम मार्केट वैल्यू आपको हर प्लान में लिख देनी है। फिर आप हर प्लान में रिवर्स स्टार्ट करोगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से आप डेप्ट माइनस करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बैलेंसिंग फिगर आएगा। हर प्लान में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो सब में डिविडेंड आ जाएगा। तो बाकी वाले जो प्लान होंगे वहाँ केई को आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? डिविडेंड में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का डिवाइड करके। तो केई क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे पहले जहाँ डेप्ट नहीं है वहाँ कैलकुलेट करोगे, सेम मार्केट वैल्यू यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे। फिर सब में डेप्ट लिखोगे, डेप्ट लिखोगे, डेप्ट लिखोगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से डेप्ट माइनस करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बैलेंसिंग फिगर। डिविडेंड में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का डिवाइड करोगे तो कई आप हर प्लान में कैलकुलेट कर सकते हो। जब EBIT हर प्लान का सेम होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी हर प्लान में सेम है, तो KW भी हर प्लान का सेम ही होगा। NOI अप्रोच एंड MM अप्रोच। MM अप्रोच जिसमें टैक्स नहीं है, ठीक है। अब आता है फोर्थ प्लान विच इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि डेप्ट कितना यूज़ करें, इक्विटी कितना यूज़ करें, तो हर प्लान का हमें सेपरेट इवेल्युएशन करना पड़ेगा। हर प्लान को चेक करना पड़ेगा कि इस प्लान को यूज़ करने से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी। जब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हर प्लान पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है वो क्वेश्चन में दे रखी होगी। आपको सिंपल ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जैसा भी हमने बनाया। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करोगे, EBIT दे रखी होगी, इंटरेस्ट आप हर प्लान का कैलकुलेट कर लो, डिविडेंड आएगा, कई हर प्लान की दे रखी होगी, डिवाइड करके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डेप्ट ऐड करके मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। फिर आप उससे KW भी कैलकुलेट कर सकते हो। जिस प्लान पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, हम उस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। MM अप्रोच अगर विथ टैक्स आती है तो कैसे करना है? तो इसमें दो तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर हो गए। एक होता है जिसमें डेप्ट का यूज़ होता है जिसको हम लिवरेज्ड फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है जिसमें डेप्ट का यूज़ नहीं होता, उसको हम अनलिवरेज्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल दो फर्म दे रखे या दो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैं आपको MM अप्रोच बता रहा हूँ जिसमें टैक्स होता है। मान लो फर्स्ट प्लान अनलिवरेज्ड है, मतलब इसमें डेप्ट नहीं है, और सेकंड जिसमें डेप्ट है मतलब लिवरेज्ड है। या तो ये दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं या दो अलग अलग फर्म हो सकती है, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना होता है EBIT, माइनस करना होता है इंटरेस्ट, तो रिजल्ट आएगा EBT। अब यहाँ डिविडेंड नहीं क्योंकि यहाँ टैक्स है, उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आएगा डिविडेंड। आप दोनों प्लान पे यहाँ तक कैलकुलेट कर लो। फिर इसमें डिवाइड होता है KE का। अब अनलिवरेज्ड फर्म कौन सी है? ये जो फर्स्ट है ये मान लेते हैं अनलिवरेज्ड है। अनलिवरेज मतलब यहाँ डेप्ट नहीं है, और ये लिवरेज्ड फर्म है मतलब यहाँ डेप्ट है। तो आप सबसे पहले तो अनलिवरेज्ड फर्म का वैल्यूएशन करोगे।
एमएम अप्रोच में होता ऐसे ही है कि जहाँ डेप्ट नील है पहले उसका वैल्यूएशन होता है। डिविडेंड में आप के का डिवाइड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आपको मिलेगी। इसमें डेप्ट तो जीरो होंगे वैसे तो इससे आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने अनलिवरेज्ड में कैलकुलेट कर लिया। अब आपको लिवरेज्ड में मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ चेंज है। अगर टैक्स नहीं होता है तो जो अनलिवरेज में मार्केट वैल्यू है सेम वही मार्केट वैल्यू हम लिवरेज में भी लिख देते हैं, बट टैक्स में एमएम अप्रोच में थोड़ा सा चेंज है। मार्केट वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म, जो लिवरेज्ड फर्म होती है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। इंटरेस्ट देने से लिवरेज फर्म की टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। इसका मतलब है लिवरेज फर्म को टैक्स में बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट मिलने से लिवरेज फर्म की मार्केट वैल्यू अनलिवरेज फर्म की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है। टैक्स बेनिफिट की जो वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाती है। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म प्लस टैक्स वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट। वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डेप्ट है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, इससे आएगी वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट, वो इसमें ऐड हो जाएगी। फिर जो मार्केट वैल्यू आएगी वो लिवरेज फर्म की मार्केट वैल्यू होगी, जिसको आप यहाँ लिखोगे। फिर आप रिवर्स से लोगे, इसमें डेप्ट कितना वो लिखोगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और फिर इसमें के भी आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे। करेक्ट? एमएम अप्रोच जिसमें टैक्स होता है। अगर टैक्स है और आपको WACC कैलकुलेट करनी है तो फिर वैसे ही टेबल बनानी पड़ेगी जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में बनाते थे। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको अगर WACC कैलकुलेट करनी है तो दोनों फर्म के लिए आपको WACC कैलकुलेट करने की वो टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ, अनलिवरेज फर्म में एक ही सोर्स होता है इक्विटी, तो जो इक्विटी की कॉस्ट है उसी को हम WACC डायरेक्टली लिख सकते हैं। मगर लिवरेज फर्म में इक्विटी और डेप्ट दोनों होते हैं तो आपको टेबल बनानी ही पड़ेगी। सोर्स में इक्विटी और डेप्ट आ जाएंगे, उनका अमाउंट आ जाएगा जो मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट की, उसका वेटेज होगा, फिर उसकी कॉस्ट लिखोगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ध्यान रखना एमएम अप्रोच टैक्स वाली सिचुएशन में WACC के लिए आपको टेबल बनाकर ही करना पड़ेगा। वो जो EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100 वाला फॉर्मूला जो था वो टैक्स वाली सिचुएशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट? तो इस चैप्टर में एक तो पॉइंट ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान का, इंडिफरेंस पॉइंट EBIT, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट EBIT, और उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस जिसमें NI, NOI, MM और ट्रेडिशनल। अब हम आते हैं इस चैप्टर की थ्योरी पे। इस चैप्टर की थ्योरी में कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रखे हैं, बहुत कम पॉइंट दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी मीनिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर टू द डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, their actual requirement and their relative proportion in total capital। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर एक डिसीजन है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी है और इसको हमें किन सोर्सेज से किस प्रपोर्शन में अरेंज करनी है। ये जो डिसीजन है इट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। राइट? ओके। नेक्स्ट इज पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी कहता है कि फर्स्ट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, देन यूज डेब्ट कैपिटल, एंड इफ फर्दर कैपिटल रिक्वायर्ड यूज इक्विटी शेयर कैपिटल। ये थ्योरी ये कहती है कि आप सबसे पहले अपने इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस है, सबसे पहले आप उसी को यूज़ करो क्योंकि वो तो हमारा ही फंड है, हमारे पास पड़ा है। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लो कॉस्ट फंड क्या होता है? डेप्ट, उसको यूज़ करो। और अगर फिर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप इक्विटी शेयर को यूज़ करो। मतलब इक्विटी शेयर का यूज़ सबसे लास्ट नंबर पे आता है। ट्रेड ऑफ
ट्रेड ऑफ थ्योरी कहता है कि आप डेब्ट का यूज कितना करो। जब हम डेब्ट को यूज करते हैं तो डेब्ट को यूज करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि डेब्ट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि डेब्ट की कॉस्ट बहुत कम होती है। जब डेब्ट की कॉस्ट कम होती है तो डेब्ट यूज करने से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। बट डेब्ट का एक बहुत बड़ा नुकसान है, इट इंक्रीज रिस्क। तो हमें डेब्ट को यूज कितना करना है? हमें डेब्ट का यूज करना है वहां तक जहां तक उसको यूज करने का बेनिफिट ज्यादा हो और नुकसान कम हो। जिस पॉइंट के बाद डेब्ट को यूज करने का नुकसान ज्यादा हो जाए और बेनिफिट कम मिले, आपको वहां पे डेब्ट का यूज नहीं करना है। मतलब जब हम इनिशियली डेब्ट का यूज करते हैं तो फायदा ज्यादा मिलता है, नुकसान कम होता है। बट एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, तो हमें डेब्ट का यूज उस पॉइंट तक ही करना है। First, use debt as per its cost benefit analysis. Use debt up to the point at which benefit is more than its cost. After that point, use equity share for further capital requirement. उस पॉइंट के बाद जहाँ पर बेनिफिट से ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाए डेब्ट का, वहाँ के बाद आपको डेब्ट का यूज़ नहीं करना है, आपको इक्विटी शेयर का यूज़ करना है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, या ये भी कह सकते हैं कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को जब डिसाइड करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ये क्वेश्चन थ्योरी में बहुत बार आ चुका है। फाइनेंशियल लिवरेज ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेब्ट यूज करने का क्या बेनिफिट हमें मिलता है और डेब्ट यूज करने का नुकसान कितना है। हमें डेब्ट को उतना यूज करना है जहां तक बेनिफिट नुकसान से ज़्यादा हो। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर को डेब्ट यूज करने से बेनिफिट मिल रहा हो, आपको डेब्ट का यूज वहां तक ही करना है। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, अगर आपके बिजनेस में सेल्स ग्रोइंग स्टेज पे बढ़ रही है या स्टेबल है, देन आपको डेब्ट का यूज करना है। बट आपकी डेब्ट, अगर आपकी सेल्स फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो जाती है, तो आपको डेब्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि डेब्ट पर आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मान लो कभी सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई तो आप इंटरेस्ट कहाँ से पे करोगे। कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, तीसरा फैक्टर, हर सोर्स की कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। वैसे इस मामले में डेब्ट सबसे बेटर है, क्योंकि डेब्ट की कॉस्ट इक्विटी, प्रेफरेंस, इन दोनों की कॉस्ट से कम होती है। रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ईच सोर्स, हर सोर्स को यूज करने से क्या रिस्क होगी, इस मामले में इक्विटी इज बेटर, क्योंकि डेब्ट को यूज करने से फाइनेंशियल रिस्क होती है, बट इक्विटी देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिस्क। कंट्रोल प्रिंसिपल, आप जितना ज़्यादा इक्विटी का यूज करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपके बिजनेस में ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। अगर आपको बिजनेस पे अच्छा कंट्रोल करना है तो आप इक्विटी शेयर का कम यूज़ करो, जितने कम ऑनर उतना अच्छा कंट्रोल। आप इक्विटी शेयर का यूज़ करो कम और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो डेब्ट का। मतलब कंट्रोल प्रिंसिपल के हिसाब से आपको इक्विटी का कम यूज़ करना चाहिए और डेब्ट का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इस पॉइंट के हिसाब से भी डेब्ट बेटर है। इक्विटी का आपने इशू कर दिया, रिडीम तो नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ डेब्ट आपको जितना रीपेमेंट करना है आप रीपेमेंट कर सकते हो। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेब्ट ज़्यादा होता है तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप जिससे चाहो जैसे चेंज कर सकते हो। बट अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से भी मैक्सिमम यूज़ ऑफ डेब्ट कंपनी को करना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। एसेंशियल फीचर ऑफ ए साउंड कैपिटल मिक्स, एक साउंड कैपिटल मिक्स के एसेंशियल फीचर क्या क्या? मैक्सिमम यूज ऑफ लिवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट का यूज़ करो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अवॉइड अनड्यू रिस्क, डेब्ट यूज शुड बी विद इन द कैपेसिटी ऑफ द फर्म, हद से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, अगर सेल्स कम हो गई तो आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा।
मिनिमम पॉसिबल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, कंजर्वेटिव मतलब ज़्यादा रिस्क ही नहीं होना चाहिए, सिंपल मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ये कुछ एसेंशियल फीचर इसमें दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट जो इसमें थ्योरी का दे रखा है वो है ओवर कैपिटलाइजेशन। वैसे कुछ तो नाम से भी समझ में आता है, ओवर कैपिटलाइजेशन, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैपिटल। और इसका अगला पॉइंट जो आएगा थ्योरी का वो है अंडर कैपिटलाइजेशन, रिक्वायरमेंट से कम कैपिटल। ओवर कैपिटलाइजेशन मीनिंग इट इज ए सिचुएशन वेयर ए फर्म हैज मोर कैपिटल देन इट नीड्स, और in other words assets are worth less than its issued share capital and earnings are insufficient to pay dividend and interest। जब आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है, आरओआई है, वो डिक्रीज हो जाती है। जब आरओआई कम हो जाएगी तो आपका अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगा, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, आपकी इंटरेस्ट की रेट भी कम हो जाएगी। कॉज रेज मोर मनी देन रिक्वायर्ड, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप आरओआई कंपेयर टू आरओआई, आप आरओआई से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो। एक्सेसिव एक्विजिशन पेमेंट, आपने किसी बिजनेस को एक्वायर किया और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपने पेमेंट कर दिया उसको। इम्प्रॉपर प्रोविज़न, आपने एसेट्स के ऊपर इम्प्रॉपर प्रोविज़न, जैसे डेटर्स है या फिक्स्ड एसेट्स है, उस पर जो प्रोविज़न बनना चाहिए वो आपने प्रॉपर प्रोविज़न नहीं बनाया, इसीलिए एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एंड कैपिटलाइजेशन, ये बहुत सारे रीज़न है ओवर कैपिटलाइजेशन के। कॉन्सिक्वेंसेज, अब इसके इफेक्ट क्या क्या। लो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, आरओआई कम होने से आपके डिविडेंड की रेट, इंटरेस्ट की रेट भी कम हो जाती है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब डिविडेंड कम होगा, आरओआई कम होगी, डिविडेंड कम होगा, इंटरेस्ट की रेट कम होगी, तो शेयर की मार्केट प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी। समटाइम्स लिक्विडेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा आरओआई कम हो जाए तो लिक्विडेशन की सिचुएशन भी हो सकती है। अब क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाई बैक ऑफ शेयर, कैपिटल को कैसे कम करें, बाई बैक कर लो शेयर्स का। डेब्ट को रिडीम करो, तो ये कर सकते हैं हम ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में। अंडर कैपिटलाइजेशन, इससे रिवर्स, इट इज ए सिचुएशन वेयर ए फर्म हैज लेस कैपिटल देन इट नीड्स, इट इज ए रिवर्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इफेक्ट एनकरेज कॉम्पिटिशन, अब जब आप रिक्वायरमेंट से कम कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आपकी आरओआई बहुत ज़्यादा होगी। जब आरओआई ज़्यादा होगी तो ऐसे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप का बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। हाई डिविडेंड एनकरेज वर्कर टू डिमांड हाई वेजेज, जब आप आरओआई ज़्यादा अर्न करोगे तो डिविडेंड भी ज़्यादा पे करोगे, जब आप डिविडेंड ज़्यादा पे करोगे तो वर्कर्स ज़्यादा वेज रेट आपसे डिमांड कर सकते हैं। मैनेजमेंट में रिजॉर्ट टू मैन्युपुलेट शेयर वैल्यू, इनवाइट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज, हाई डिविडेंड रेट, हाई मार्केट वैल्यू पर शेयर, रियल वैल्यू ऑफ शेयर हाइयर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से भी ज़्यादा शेयर की मार्केट वैल्यू हो सकती है। रेमेडीज, स्प्लिट ऑफ शेयर, शेयर को आप स्प्लिट अप कर दो। स्प्लिट मतलब करने का मतलब, जैसे मान लो एक शेयर 100 रुपये का है तो आप उसको 5 शेयर 20-20 रुपये में कन्वर्ट करा दो, स्प्लिट करना। या 10 रुपये का शेयर है तो उसको 1-1 रुपये में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या होगा, एक शेयर की मार्केट प्राइस है मान लो 2000 रुपीज़, मान लो एक शेयर की मार्केट प्राइस 2000 रुपीज़ है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, एक शेयर को 10 शेयर में हमने स्प्लिट कर दिया, तो अब एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो गई, 200 रुपये हो गई। तो हम थोड़ा सा जो स्पेकुलेशन है उसको रोक सकते हैं, मार्केट प्राइस को इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू कर दो, बोनस शेयर इशू करने से क्या होगा, कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। बोनस शेयर देने का मतलब होता है कि आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर रहे हो, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है, राइट। तो ये थ्योरी के पॉइंट थे। इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल में ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। इन केस ऑफ एक्सपांशन आपको EBIT को कैलकुलेट करना होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर डिफरेंट अप्रोचेज में नेट इनकम अप्रोच, NOI और MM अप्रोच, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच हमने डिस्कस कर लिया, एंड
जो भी हमने एजम्पशन ली थी वो एजम्पशन भी मैंने आपको अभी बता दिया। MM अप्रोच इन केस ऑफ टैक्स ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आप रिवीजन के लिए क्वेश्चन नंबर को नोट करो कि कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करने से मोस्ट ऑफ द पॉइंट इस चैप्टर के आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th, 10th, 15th और 17th, ये कुछ क्वेश्चन करने से आपके चैप्टर के इस चैप्टर के ज़्यादातर पॉइंट कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9, 10, 15th और 17th। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।